अरे भाग्यवान, चाय बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी। रामकिशन जी अपनी पत्नी सुमित्रा जी को आवाज लगा रहे थे, लेकिन कुछ देर तक सुमित्रा जी की कोई आवाज नहीं आने पर वो खुद ही उठकर रसोई घर की तरफ चल दिए। जाकर देखा तो सुमित्रा जी बेसुध हालत में नीचे पड़ी हुई थीं। ये देख रामकिशन जी घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपने बेटे संजय को फोन किया और बोले, बेटा तुम्हारी माँ चक्कर खाकर गिर गई हैं। मैं क्या करूं? ये सुनते ही संजय भी घबरा गया। पापा आप घबराइए मत, मैं तुरंत एम्बुलेंस भिजवाता हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं फ्लाइट से आ रहा हूँ। आप पहले फ़ोन कट कीजिए ताकि मैं अपने किसी दोस्त की मदद से एम्बुलेंस घर भिजवा सकूं। कहकर संजय ने फ़ोन काट दिया और अगले 2 मिनट के बाद ही संजय का फ़ोन आया। पापा एम्बुलेंस बस आ ही रही होगी, आप तैयार रहिए। माँ को हॉस्पिटल ले जाने के लिए बस मैं भी कुछ देर में वहाँ पहुँच जाऊँगा। आप माँ का ध्यान रखना। हाँ ठीक है बेटा, धन्यवाद। इतना कहकर रामकिशन जी ने फ़ोन रख दिया। उन्होंने किसी भी पड़ोसी या रिश्तेदार को सुमित्रा जी की हालत के बारे में नहीं बताया और एम्बुलेंस का इंतज़ार करने लगे। तो अगले 5-7 मिनट के बाद ही एम्बुलेंस उनके घर के दरवाजे पर खड़ी थी। रामकिशन जी को लगा वो कैसे सब कुछ अकेले हैंडल करेंगे, लेकिन तभी एम्बुलेंस से वार्ड बॉयज निकले और सुमित्रा जी को आराम से स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में ले गए। मोहल्ले में एम्बुलेंस आया देख आस पड़ोस के लोग बाहर निकलकर देखने लगे कि जरूर रामकिशन जी के घर कुछ हुआ है। उन्हीं में से एक पड़ोसी ने रामकिशन जी की बेटी रचना को भी फोन कर बता दिया कि तुम्हारी माँ की तबीयत शायद खराब है, तुम्हारे पापा उन्हें अस्पताल लेकर गए हैं। तो रचना ने भी तुरंत अपने पापा को फ़ोन लगाया और बोली, पापा क्या हुआ माँ को? पता नहीं बेटी, तुम्हारी माँ रसोई में चाय बनाने गई थी पर कैसे चक्कर खाकर गिर गई। तो मुझे भी नहीं पता, अब डॉक्टर ही देखकर बताएंगे। मैं तेरी माँ को लेकर अस्पताल जा रहा हूँ। बेटी को माँ के हालचाल जानने से ज़्यादा भाई को कोसने की फिक्र पड़ी हुई थी। वो बोल पड़ी, हाँ इकलौता बेटा आपका महीने के लाखों रुपए तो कमा रहा है, लेकिन माँ बाप की सेवा नहीं कर सकता। क्या फ़ायदा ऐसी औलाद का। रामकिशन जी अभी ये सब कुछ सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं थे। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि कौन उनका अपना है और कौन पराया, इसलिए उन्होंने अपने मोहल्ले व रिश्तेदारों में किसी को भी कुछ न बताकर सीधा अपने बेटे को फ़ोन लगाया था और बेटे ने भी पल भर में सारा इंतजाम करवा दिया। उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि जल्दी उनका बेटा भी उनके पास आ जाएगा, लेकिन फिर भी बोलने वालों का मुंह तो नहीं पकड़ा जा सकता। रामकिशन जी ने बेटी से कहा, अभी मेरा बात करने का दिल नहीं है बेटा, बाद में बात करते हैं। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया और सोचने लगे कि पता नहीं इसको भी क्या हुआ है। जब से शादी हुई है बस हमें अपने भाई के खिलाफ भड़काती रहती है। सोचते हुए वो अपनी पुरानी यादों में खो गए। 5 साल पहले ही अध्यापक के पद से रिटायर हुए रामकिशन जी एक छोटे शहर में रहते थे। उनका सपना था कि उनके दोनों बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। बेटे ने तो उनका सपना पूरा कर दिखाया। बेटा तो आज बहुत बड़ी कंपनी में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत था, लेकिन बेटी का पढ़ाई से खास लगाव नहीं था, इसलिए समय रहते रामकिशन जी ने उसकी शादी कर दी और वो अपने परिवार में खुश भी थी। लेकिन फिर भी न जाने क्यों वो अपने मायके में कुछ ज़्यादा ही दखलंदाजी करती थी। हर किसी का ये कहना था कि उनका बेटा संजय अपने माँ बाप को छोड़कर इतनी दूर चला गया है, बूढ़े माँ बाप की सेवा कौन करेगा, और पता नहीं क्या क्या बातें बनाते रहते थे। लेकिन बाकी लोगों से तो उन्हें कोई मतलब नहीं था। पर खुद की बेटी रचना भी जब अपने भाई के खिलाफ अपने माँ बाप को भड़काने की कोशिश करती तो रामकिशन जी व सुमित्रा जी का कलेजा छलनी हो जाता, क्योंकि रचना पहले ऐसी नहीं थी। पर शादी के बाद उसके पति ने उसे उसके भाई के खिलाफ इतने कान भर दिए और प्रॉपर्टी का इतना लालच उसके मन में भर दिया कि वो हमेशा सोचती रहती कि माता पिता की नज़रों में भाई को इतना गिरा दें कि वो उसको अपनी सारी जायदाद से बेदखल कर दें और अपनी सारी जायदाद रचना के नाम कर दें, जो कि रामकिशन जी और सुमित्रा जी किसी भी कीमत पर करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि रचना को उसका हिस्सा दे दिया है। उसकी शादी में अच्छा खासा दहेज दिया था। बचे हुए पैसे उन्होंने रचना के नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा दिए थे, लेकिन उसके बाद भी रचना का लालच उसके पति की वजह से बढ़ता ही जा रहा था। यही सब सोचते सोचते कब हॉस्पिटल आ गया रामकिशन जी को पता ही नहीं चला। जब एम्बुलेंस रुकी तो वो अपने शहर सपने से बाहर आए और तुरंत ही सुमित्रा जी को अस्पताल के अंदर ले गए। लेकिन तभी रामकिशन जी को ध्यान आया कि वे जल्दीबाजी में अपना पर्स तो लाना ही भूल गए। अब पैसा कहाँ से देंगे। उन्होंने अपने बेटे संजय के पास फ़ोन मिलाया, बेटा तू कब तक आ रहा है, मैं तो जल्दीबाजी में अपना पर्स भी नहीं लेकर आया। पापा मुझे तो आने में 2-3 घंटे
लग जाएंगे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। आपका कोई पैसे नहीं देने हैं। मैंने एडवांस में कुछ पैसे हॉस्पिटल में डिपॉजिट करवा दिए हैं और बाकी मैं आकर क्लियर करवा दूंगा। आपसे कोई वहाँ पैसा नहीं मांगेगा। रामकिशन जी संजय को बहुत आशीर्वाद दे रहे थे, तभी डॉक्टर ने आकर कहा कि आपकी पत्नी को होश आ गया है। उन्हें माइनर हार्ट अटैक था, लेकिन अभी ठीक है, आप जाकर मिल सकते हैं। तो रामकिशन जी जल्दी से अंदर गए। जाकर देखा तो सुमित्रा जी आंखें खोले उनकी राह देख रही थी। उन्हें देखते ही बोली, चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप संजय को फ़ोन कर दीजिए, वो जल्दी आ जाएगा। तभी रामकिशन जी बोले, हाँ सुमित्रा, हमारा बेटा संजय जल्दी आ जाएगा। बहुत नसीबों वाले हैं हम, जो हमें श्रवण जैसा बेटा मिला है, जो माँ बाप के बारे में इतना सोचता है, पर उसके बाद भी दुनिया मेरे बेटे को बदनाम करने पर तुली हुई है। तभी रामकिशन जी के आस पड़ोस में रहने वाले कुछ लोग भी सहानुभूति दिखाने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। रामकिशन जी उठकर बाहर आए तो उनके एक पड़ोसी ने कहा, क्या हो गया भाभी जी को? तो राम प्रसाद जी बोले, माइनर हार्ट अटैक था, लेकिन अभी ठीक है, 2-4 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। हाँ भाई साहब, बुढ़ापे में बीमारियों का तो कोई कहना ही नहीं है। ऊपर से आप लोग अकेले रहते हैं, आपके बेटों को आप लोगों की कोई फिक्र नहीं है। अकेले माँ बाप को छोड़ दिया है और पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। तभी रामकिशन जी से ये सब सुना नहीं गया और वो बोले, भाई साहब, डॉक्टर ने मुझे सुमित्रा जी के पास रहने के लिए कहा है और रूम में ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है, मैं घर आकर आपसे मिलता हूँ। कहकर रामकिशन जी ने आसानी से उन्हें वहाँ से भेज दिया, क्योंकि अभी वो कोई बहस नहीं करना चाहते थे। तब तक उनका बेटा संजय भी आ गया। संजय को देखते ही रामकिशन जी की जान में जान आई। उन्हें लगा अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा बेटा आ गया है। तभी संजय ने अपने पिता के गले से मिलते हुए कहा, पापा आप चिंता मत कीजिए, माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी, मैं आ गया हूँ ना, अब आप आराम कीजिए, मैं सब देख लूँगा। वो दोनों मिल ही रहे थे, उसी वक्त रामकिशन जी की बेटी रचना भी अस्पताल पहुँच गई और संजय को सामने देखते ही उसे उल्टा सीधा सुनाने लगी कि तुम माँ बाबूजी का ख्याल नहीं रखते हो, बस अपने स्वार्थ में अंधे हो चुके हो, तुम्हें सिर्फ पैसा दिखता है और पता नहीं क्या क्या बोलने लगी। तभी रामकिशन जी ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा चुप हो जा, डॉक्टर ने तुम्हारी माँ को शांत रहने के लिए कहा है, अभी तुम ज़्यादा कुछ बोलोगी तो माँ को टेंशन होगी और उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, इसलिए तुम अभी घर जाओ, 2-4 दिन में हमें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी, फिर घर पर बात करते हैं। पिता की बात सुनते ही रचना चिल्ला पड़ी, अपने बेटे की जितनी कमियां छुपानी है आप छुपा लीजिए पापा, क्योंकि आप माँ बाप हैं ना, तो अपने बेटे की साइड तो लेंगे ही, लेकिन ऐसे बेटे को तो अपनी सारी संपत्ति से बेदखल कर देना चाहिए जिसे अपने माँ बाप से कोई मतलब ही ना हो। तभी रामकिशन जी ने कहा, हाँ बेटा तू सही कह रही है, लेकिन इस बारे में हम घर चलकर बात करेंगे, इस बार मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा। तो रचना को भी लगा कि हाँ उसके पिता अब उसकी बातों में आ चुके हैं, अब वो संजय को अपनी संपत्ति से बेदखल करके सब कुछ रचना के नाम कर देंगे। ये सोचकर रचना अपने ससुराल वापस लौट गई, लेकिन संजय बहुत शर्मिंदा था। रचना की बातें सुनकर उसे लग रहा था कि वो गुनहगार है। तभी रामकिशन जी ने कहा, बेटा तू क्यों शर्मिंदगी महसूस कर रहा है, तेरी कोई गलती नहीं है, क्या तू अपना भविष्य नहीं देखेगा? दुनिया को जो बोलना है बोलने दे, जब मैं और तेरी माँ तेरे साथ हैं तो तू दुनिया की फिक्र क्यों करता है? अपने पिता की बातें सुनकर संजय ने थोड़ी राहत की सांस ली और अपनी माँ से मिलने के लिए आगे बढ़ गया। 1 सप्ताह बाद सुमित्रा जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई तो रोज कोई ना कोई सुमित्रा जी से मिलने घर पर आते और उनके बेटे के लिए ताने मारकर चले जाते। रामकिशन जी भी किसी को कोई जवाब नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो भी सही वक्त आने का इंतजार कर रहे थे। सुमित्रा जी को घर लाने के 2 दिन बाद ही संजय का जन्मदिन था। हालांकि सुमित्रा जी अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी, लेकिन रामकिशन जी ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाने की ठान ली थी। संजय ने कहा, पापा ये आप क्या कर रहे हैं? माँ बीमार है और आप मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हैं, लोग क्या कहेंगे उसकी चिंता तू मत कर बेटा, लोगों को ही तो उनकी बातों का जवाब देना है मुझे। और हाँ, तेरी वो जो गर्लफ्रेंड है ना। ये सुनते ही संजय ने हैरानी से अपने पिता की तरफ देखा तो रामकिशन जी ने कहा, हाँ बेटा तूने नहीं बताया तो हमें पता नहीं चलेगा क्या? तो पिछली बार जब घर आया था तो मैंने तेरी माँ से तुझे फ़ोन पर बातें करते हुए सुना था, पर तूने हमें कुछ नहीं बताया, हमने भी पूछा नहीं, लेकिन अब तू उसे अपने बर्थडे में बुला ले और साथ में उसकी फैमिली को भी, ताकि मिलकर शादी की बात भी कर लेंगे। तो संजय थोड़ा शर्मा गया और बोला, पापा अभी शादी नहीं करनी, अभी तो माँ की तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे बेटा हमारी तबीयत तो ऐसे ही रहेगी, तू क्यों शादी नहीं करेगा? मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा कर।
पिता की बात ने संजय ने हमें भर दी। अगले दिन ही संजय का जन्मदिन था, तो रामकिशन जी ने सारे मोहल्ले व रिश्तेदारों को, अपनी बेटी, दामाद सबको बुलाया था। पर इस बार भी सारा दोष आरोपण संजय के ऊपर हो रहा था। सब लोग आपस में खुसर पुसर कर रहे थे कि देखो माँ बीमार है और बेटे को बर्थडे पार्टी सूझ रही है, कैसा बेटा है, थोड़ी भी फिक्र नहीं है अपनी माँ की, और पता नहीं क्या क्या बातें बना रहे थे जो संजय को सुनाई पड़ रही थी। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि रामकिशन जी ने कहा था तू चिंता मत कर, आज सबको उनके तानों का जवाब मैं दूंगा। संजय की बहन भी उसे जन्मदिन की बधाई देने की बजाय उसे ताने सुना रही थी कि माँ की इतनी तबीयत खराब है और तुझे बर्थडे पार्टी मनानी है। आज तेरा असली चेहरा सामने आ ही गया कि तुझे माँ के दुख से कोई मतलब नहीं है। तभी रामकिशन जी की आवाज़ आई, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे बेटे के जन्मदिन में शामिल हुए। मैं आज आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ जो कि अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं बिना वजह अपने बेटे को दुनिया के ताने नहीं सुनने दे सकता। इसलिए आप सबकी बातों का जवाब देने के लिए मैंने ये पार्टी रखी है। प्लीज़ आप लोग मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा और मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, तो आप लोगों से पहले सवाल का जवाब है कि मेरा बेटा मैं छोड़कर मुंबई में ऐश करता है, तो आप ही बताइए क्या उसे अपना जीवन नहीं चलाना? उसे नौकरी की ज़रूरत नहीं है, उसकी नौकरी मुंबई में है, तो वो क्या यहाँ से नौकरी करेगा? उसने अपनी ज़िंदगी में कड़ी मेहनत करके ये नौकरी पाई है, तो क्या वो अपने सपने पूरे ना करे? क्या माँ बाप की सेवा करने के लिए वो जीवन भर माँ बाप के साथ रहे, तो फिर उसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, उसका परिवार कैसे चलेगा? हाँ, गुप्ता जी आपसे बात कर रहा हूँ। आप कहते हैं ना कि आपका बेटा तो आपको छोड़कर अलग रहता है, अलग दुनिया बसा ली है उसने, और देखिएगा ज़रूरत पड़ने पर भी वो नहीं आएगा। तो आज देख लीजिए गुप्ता जी, ज़रूरत पड़ने पर सबसे पहले मेरा बेटा ही मेरे पास आया और कोई नहीं। जब सुमित्रा जी बेहोश होकर गिर गईं तो मैंने किसी को कोई फ़ोन नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था सहानुभूति तो सब दिखाएंगे, लेकिन कोई आकर मेरी मदद नहीं करने वाला। इसलिए मैंने सीधा अपने बेटे को फ़ोन किया और उसने वहीं से सारा इंतज़ाम कर दिया और 5 मिनट में मेरे घर एम्बुलेंस आ गई। अगर मैं किसी पड़ोसी या रिश्तेदार के पास जाता ना, तो 10 ताने सुनाते और करते कुछ भी नहीं, और देर इतनी हो जाती कि पता नहीं सुमित्रा जी बसती भी या नहीं। तो फिर आज मुसीबत में कौन काम आया? मेरा बेटा ही ना। और हाँ सुभाष, तुम तो मेरे चचेरे भाई हो ना, हमेशा बोलते रहते हो संजय को हमारी कोई फिक्र नहीं, जाकर मुंबई में बस गया, कभी हमारे बारे में नहीं सोचता। अगर सोचता तो हमारे साथ रहता क्यों? तुम्हारा बेटा तो तुम्हारे साथ है ना। पर फिर भी मैंने सुना है कि तुम्हारे बेटे वो अलग खाना पकाते हैं और तुम अपना अलग बनाते हो। जब एक ही घर में रहते हुए 2 चूल्हे जल रहे हैं तो ये कौन सा अपनापन है? ये ज़रूरी नहीं कि बेटा पास में रहेगा तभी हमारी सेवा करेगा। अभी आप ही देख लो, आपका बेटा आपके पास रहते हुए भी आपको 2 वक्त का खाना नहीं दे सकता, और मेरा बेटा तो इतनी दूर से भी एक फ़ोन पर मेरे लिए दौड़ा चला आया। और हाँ, जो लोग ये बातें बोलते हैं कि कल को मेरा बेटा विदेश जाकर बस जाएगा, तो क्यों नहीं जाएगा? हर कोई अपनी ज़िंदगी में तरक्की करना चाहता है और हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे आगे बढ़े, और हम भी यही चाहते हैं। हम उसके पैरों की जंजीर कभी नहीं बनना चाहते। आप लोगों को शायद पता नहीं, मेरे बेटे को शुरू से ही विदेश से ऑफर आ रहे थे, लेकिन उसे पता है कि जब हम मुंबई उसके साथ नहीं जा रहे तो विदेश क्या जाएंगे, और मुंबई से तो वो तुरंत हमारे पास भी आ सकता है, पर विदेश से आना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए वो सिर्फ हमारे लिए अपने सपनों का त्याग कर रहा है। तभी रामकिशन जी की बेटी रचना ने कहा, पापा ये सब बड़ी बड़ी बातें बस बोलने के लिए होती हैं, अगर कल को कुछ हो गया ना तो आपको ये बेटा मुंबई से कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ बेटी, मेरा बेटा तो कुछ नहीं कर पाएगा, पर बेटी ने कौन सा कर दिया? बेटी तो यहीं 5 किलोमीटर दूर पर रहती है। माँ के बीमार होने पर बेटी कौन से तुरंत आ गई, तुमसे पहले तो मेरा बेटा आ गया। ठीक है संजय तो दूर बस गया, लेकिन जन्म तो हमने तुझे भी दिया है, तू भी तो आ सकती थी ना। घर में गाड़ी भी है, फिर भी तुम संजय के आने के बाद आई थी, तो तूने कौन सी अपनी जिम्मेदारी निभा दी? बल्कि संजय ने तो एक फ़ोन से ही सारा इंतजाम कर दिया, मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ा। अपने पिता की बात सुनकर रचना मुंह बनाते हुए बोली, आप अपने बेटे को सही साबित करने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं पापा, क्योंकि आप उसके मुंह में पागल हो गए हैं। तो रामकिशन जी ने कहा, बेटी मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, मुझे पता है कौन कैसा है। मेरा बेटा संजय हीरा है, हीरा। ऐसा बेटा बहुत नसीबों से मिलता है और हर किसी के नसीब में नहीं होता ऐसा बेटा। और तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, तू हॉस्पिटल में तो रोज आती थी और तुझे पता था कि तेरी माँ को डॉक्टर ने पतली खिचड़ी खाने को कहा था, तो क्या एक दिन भी तू घर से आते वक्त खिचड़ी बनाकर लाई थी? नहीं ना, इतना भी तेरे से नहीं हुआ, बल्कि हॉस्पिटल की कैंटीन से तेरी माँ के लिए खिचड़ी आ रही थी।
माँ ठीक ठाक होकर घर आ गई, इतना हक जताती है माँ बाप पर, लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि घर पर पापा और भाई अकेले हैं, चलो कुछ दिन माँ के साथ रहकर माँ की सेवा कर लूं। हक तो बहुत जताती है और सेवा करने के लिए भाई पर हुक्म चलाती है, वो तो अपनी जी जान से सेवा करता है। रामकिशन जी बोलते जा रहे थे, तभी बगल में खड़े पड़ोसी ने कहा, अरे रामकिशन भाई, ये सब बड़ी बड़ी बातें मत कीजिए। कल को अगर आपको यहाँ कुछ हो गया ना, तो आपके बेटे को पता भी नहीं चलेगा, तब ये पड़ोसी और रिश्तेदार ही काम आएंगे। रामकिशन जी ने कहा, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरा बेटा बहुत समझदार है। अभी इतना बड़ा हादसा तो हो गया, मेरे घर कौन सा पड़ोसी या रिश्तेदार मेरी मदद करने के लिए आए, नहीं ना, और ना किसी को बुलाने गया, क्योंकि मुझे पता था सब मिलकर मेरे बेटे को कोसेंगे। आपको क्या लगता है मेरे बेटों को हमारी फिक्र नहीं? उसे हमारी बहुत फिक्र, तभी तो उसने घर में चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, जिसकी फुटेज वो देखता रहता है ताकि हमारे साथ कुछ गलत ना हो। और हाँ, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग ये सोचते हैं कि मैं या मेरी पत्नी किसी दिन यहाँ मरे पड़े मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर ऐसा कभी हो भी जाता है ना, तो मैं खुद बोलता हूँ, आप लोगों को कोई मदद करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा बेटा भले ही 10 दिन बाद आए, जो करना होगा वही करेगा, और इतना समय वो कभी नहीं निकालेगा, क्योंकि मेरा बेटा दोनों समय हमारे पास वीडियो कॉल करता है, ये देखने के लिए कि हम ठीक भी हैं या नहीं। अगर कल को हमें कुछ भी हो जाएगा ना, तो सबसे पहले हमारे बेटे संजय को ही पता चलेगा, इसलिए इसकी फिक्र भी आप लोगों को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी ऋषि ने कहा, पापा, संजय ने आपको पहले ही मेरे खिलाफ भड़का दिया है ताकि वो सारी संपत्ति पर अकेले कब्जा कर सके। तभी रामकिशन जी ने कहा, अब आई ना तू असली मुद्दे पर, और इसी वजह से अपने भाई को मेरी नजरों में हमेशा गिराने की कोशिश करती हो। लेकिन कान खोलकर सुन ले रचना, मैं तुम्हें अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। मेरी जितनी संपत्ति थी उसमें से आधी संपत्ति मैंने तुम्हारी शादी में लगा दी है, एक फ्लैट भी बेच दिया, और शादी के बाद बचे हुए सारे पैसे तुम्हारे नाम पर फिक्स्ड डिपॉजिट में लगा दिए। अब जो कुछ भी बचा है वो संजय के हिस्से का है, और मैं उसका हक छीन कर तुम्हें नहीं देने वाला। तो ठीक है पापा, मैं भी जिंदगी भर झांकने नहीं आऊंगी, देखूंगी आपका बेटा आपकी कितनी खातिरदारी करेगा। तभी रामकिशन जी और सुमित्रा जी एक साथ बोल पड़े, हाँ ठीक है, वैसे तुम करती भी क्या हो सिवाय हमें भड़काने के। तो रचना कुछ नहीं बोल पाई, किनारे खड़ी होकर मुंह बनाती रही, क्योंकि उसे पता चल गया था कि अब उसके जहर घोलने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके माता पिता अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द भी सुनने को तैयार नहीं थे। अब सारे पड़ोसी और रिश्तेदार भी चुप खड़े थे, क्योंकि आज रामकिशन जी ने सबको उनकी बातों का सही जवाब दे दिया था, जो कि पूर्ण रूप से सही था। तो दोस्तों, रामकिशन जी का जवाब आपको सही लगा या गलत, अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। अगर आप सभी को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।